नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले ये टेम्परेचर कन्वर्जन्स हैं, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर जो हमें 3 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर जो है वो शो किए गए हैं। इसमें पहले वाला जो है केल्विन स्केल में है, दूसरा सेल्सियस में और तीसरा जो है फ़ारेनहाइट में जो है वो दिया हुआ है। अच्छा, अब इसको आपने ज़रा अच्छी तरह देख लें। देखें, इसमें ये 4 मुख्तलिफ वैल्यूज जो दी हुई हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन में अगर ज़ीरो हो तो सेल्सियस में उसकी वैल्यू -273.15 होगी, और इसी तरह फ़ारेनहाइट में जो है उसके अंदर जो है इसकी वैल्यू दी हुई है। फिर फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है H2O जो है, यानी आपका पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जो है। अब देखिए सेल्सियस में ज़ीरो होता है, लेकिन केल्विन में देखिए उसकी वैल्यू 273.15 है और इधर 32 वैल्यू है। इसी तरह जो है वो बॉडी टेम्परेचर देखें। बॉडी टेम्परेचर अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 96.6 होता है, लेकिन वही वैल्यू जब हम सेल्सियस में लेंगे तो आपके पास 37 होगी, और केल्विन में उसकी वैल्यू 310.15 होगी। और बॉइलिंग पॉइंट जो है, यानी पानी जो है वो बॉयल किस पॉइंट के ऊपर होता है, तो 100 जो है सेल्सियस में इसी तरह इधर 212 है, और केल्विन में उसकी वैल्यू जो है 373.15। ये आपको वैल्यू जो एक तो याद रखनी है। अच्छा, दूसरे यहाँ उसने 3 जो है वो फार्मूले जो है वो लिखे हुए हैं। पहला फार्मूला क्या है, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट होने का, यानी ये फार्मूला है जो आपके पास केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। अच्छा, अब ये फार्मूला क्या शो करता है कि अगर आपके पास सेल्सियस में वैल्यू दी हुई तो आपने उसको सिंपल 273 उसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास केल्विन में उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ से अगर इसको हम केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, हम 273 को उस साइड पे ले जाएंगे तो -273 हो जाएगा, और इस साइड पे आपके पास जो है वो सिर्फ सेल्सियस रह जाएगी। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक फार्मूला नया जो है वो बन जाएगा। इसमें क्या है, यानी आप अगर मैं सेल्सियस को इधर लिखूं तो ये हो जाएगा जी केल्विन -273। ठीक है, यानी केल्विन से 273 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह आपकी केल्विन से सेल्सियस में जो है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, या फाइंड कर सकते हैं आप। इसी तरह दूसरा फार्मूला इसके अंदर जो है वो दिया हुआ है जी, सेल्सियस दैट इज इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट F -32 होल डिग्री। अच्छा, अब इसमें क्या है कि फ़ारेनहाइट से आप सेल्सियस में आपने कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब अगर सेल्सियस से आपने फ़ारेनहाइट में जो है वो चेंज करना हो तो क्या करेंगे, उसका फार्मूला बनाना हो तो क्या करेंगे, ये 5/9 है तो दोनों तरफ अगर हम 9/5 से मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड पे भी 9/5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड पे भी आप 9/5 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5/9 F -32 डिग्री। अच्छा, क्यों किया मैंने, क्योंकि ये हमारे पास 5/9 थी, तो इसके कन्वर्स से हम जब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपस में जो कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास 9/5 सी जो है वो सेल्सियस इस साइड पे आ जाएगा। अब मेरे पास वैल्यू ये आ गई है 9/5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू F फ़ारेनहाइट -32। ठीक है। अच्छा, अब F को मैं इधर ही अगर रहने दूं तो ये आपका 32 दूसरी तरफ जाके जो है वो माइनस है, तो इस साइड पे आके पास जो है वो प्लस हो जाएगा, +32। तो इस तरह ये आपके पास जो है एक वैल्यू, अगर मैं इसको सीधा करके लिखूंगा तो ये आपके पास आ जाएगी RF इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस +32। तो ये एक हमारे पास और कन्वर्जन जो है वो, इसमें क्या कर सकते हैं हम कि अगर आपके पास सेल्सियस में कोई वैल्यू दी होगी तो उसको फ़ारेनहाइट में जो है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड जो है वो फार्मूला आपके पास है, वो है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 सेल्सियस डिवाइडेड बाई 5 +32। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आपने कन्वर्ट होना है इसमें। तो अब यहाँ से अगर हम इसको वैल्यू को लें तो ये क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो इसमें से ये 32 प्लस है उसको इधर माइनस कर ले, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इज इक्वल टू
9/5 सेल्सियस। अब ये 5/9 को यहाँ से कैंसिल करना है तो 5/9 से इसके 9/5 है तो इसके रेसिप्रोकल जो है वो 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5/9 ब्रैकेट फ़ारेनहीट -32 दैट इज इक्वल टू, तो अब ये एक हमारे पास जो है वो, या इसको मैं लिखूं दैट इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट डिग्री फ़ारेनहीट -32। तो ये एक थर्ड कन्वर्जन जो है वो भी हमारे पास आ गई। अच्छा, ये किसके लिए है कि आपकी फ़ारेनहीट में दिया तो उसको सेल्सियस में आपने कन्वर्ट करना है। यानी ये हमारे पास जो 3 फार्मूले दिए हुए थे, हमने क्या किया, उन्हीं फार्मूलों से जो है वो 3 और जो है वो कन्वर्जन के फार्मूले जो है वो ड्राइव कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degree centigrade. By using the formula this, find the temperature as Fahrenheit. अच्छा, अब फार्मूला भी उसने खुद दे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जी आपका फ़ारेनहीट दैट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फार्मूला दिया हुआ है। सिंपल वो कह रहा है कि आपके पास ये टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, आपने फ़ारेनहीट में इसको चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ सी की वैल्यू जो उसने दी हुई है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आपने जो है यहाँ जो है वो पुट कर देना है। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 9/5 मल्टीप्लाई बाई, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें 48 प्लस 32। अब पहले मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, 9 और 48 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 432 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। अब इसको डिवाइड करो तो आपके पास वैल्यू आती है 86.4 प्लस 32। अब दोनों को ऐड करो तो आपके पास 118.4, ये आपकी जो है वो फ़ारेनहीट में इसकी वैल्यू जो आ गई। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी फार्मूला भी दिया हुआ है, सिर्फ सेल्सियस की वैल्यू भी दी हुई है, वो वैल्यू आपने इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है, तो इस तरह आपकी जो है वो सेल्सियस से आपकी फ़ारेनहीट में जो है वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3 का। अच्छा, क्वेश्चन क्या आता है, द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 72 years. 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was the son's age 6 years ago? अच्छा, 3 चीजें इसमें जो है ना क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं। पहली चीज तो ये है कि पहली के सन और फादर दोनों की जो एज से उसको प्लस करें तो आपके पास 72 आता है। 6 years अगो जो है यानी 6 साल पहले हम देखें तो उस वक्त जो है वो फादर की एज जो है वो बेटे की एज से ट्वाइस है। और तीसरी चीज जो फाइंड करनी है कि जो प्रेजेंट एज है उससे 6 years अगो जो है उस जो है वो सन की एज क्या है। ये 3 चीजें आपके जेहन में होनी चाहिए। लो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, हम सपोज करते हैं जी जो बेटा है उसकी प्रेजेंट एज जो है वो एक्स है, ठीक है। इसी तरह हम लिखते हैं जी प्रेजेंट एज ऑफ फादर। हम सपोज कर लिया कि फादर की एज जो है वो वाई है। ये दो चीजें हमने जो है वो सपोज कर ली हैं। अच्छा, अब पहली कंडीशन क्या है, मैं लिखता हूं जी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है उसने, फर्स्ट कंडीशन ये दी हुई है कि इनकी जो एज है उनका सम जो है वो डेट इज इक्वल टू 72। तो मैं लिख देता हूं जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72।
ये पहली कंडीशन क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, हमने उसको लिख लिया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, 6 years ago, मैं इसको लिख लेता हूं 6 years ago। अच्छा, 6 साल पहले क्या कंडीशन थी, 6 ago। अच्छा, ले जी, एज 6 years ago, एज ऑफ सन, अगर प्रेजेंट एज अगर बेटे की जो है वो x है तो 6 years ago जो है वो x माइनस 6 हो जाएगी। इसी तरह जो है फादर की एज क्या होगी, एज ऑफ फादर, ये भी 6 years ago। अब प्रेजेंट एज उसकी y है तो 6 years ago जो है वो y माइनस 6 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब जी सेकंड कंडीशन मैं लिखता हूं ऊपर जी, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड कंडीशन उसने दी हुई है वो क्या है जी। अच्छा, ये मैंने लिखा है जी x माइनस 6, और इधर भी मैंने लिखा है जी y माइनस 6। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 years ago जो है वो सन जो है वो बेटा उसकी एज x माइनस 6 है और फादर जो है उसकी एज y माइनस 6 है। लेकिन कंडीशन में वो क्या कहता है, वो कहता है 6 years ago द फादर्स एज वाज ट्वाइस, वो ट्वाइस है, यानी फादर की एज जो है वो ट्वाइस है। अब देखिए 6 years अगो जो है मैंने क्या लिखा है, मैंने x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई माइनस 6 लिखा है। मैंने दोनों की एज को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया है। अब इक्वल किस सूरत में होगी, क्योंकि फादर की जो एज जो है 6 years ट्वाइस है, तो मैं क्या करता हूं, मैं सन की एज जो है उसको भी ट्वाइस कर देता हूं। अब ट्वाइस करने से क्या हो गया, दोनों की एज जो है वो क्या होगी, वो इक्वल होगी। या तो ये एक कंडीशन तो ये थी कि मैं फादर की एज जो है उसको 2 पे डिवाइड कर देता, हाफ कर देता, तो फिर इक्वल आनी थी। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मैंने क्या किया, मैंने जो सन था उसकी एज को भी ट्वाइस कर दिया। जब उसकी एज को मैंने ट्वाइस कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की एज जो है वो इक्वल होगी। क्योंकि मैथ में ये जो स्ट्रेटजी है कि अगर आपने इक्वल का साइन दरमियान में लगाया है तो इसका मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। उस इक्वालिटी के रूल को देखते हुए मैंने क्या किया, मैं बेटे की एज को जो है वो ट्वाइस कर दिया। अब मैंने इसको जो है वो सॉल्व करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास आ जाएगी 2x माइनस 12 दैट इज इक्वल टू y माइनस 6। और यहां से मैं कॉन्स्टेंट्स जो है वो एक साइड पे ले जाता हूँ और वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे, तो 2x इस साइड पे ले जाता हूँ, ये y इस साइड पे आके माइनस वाई हो जाएगा, और ये माइनस 12 जो है उसको मैं उस साइड पे ले जाता हूँ तो उधर जाके ये माइनस 6 प्लस 12 हो जाएगा। और यहाँ से नेक्स्ट जो है मेरे पास 2x माइनस वाई डेट इज इक्वल टू 6। ये मेरे पास सेकंड जो है वो इक्वेशन आ गई। अब मैंने क्या करना है, क्योंकि हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को किसी तरीके से साइमल्टेनियसली जो है वो सॉल्व करता हूँ। तो देखिए मेरे पास पहली इक्वेशन जो है वो है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरह सेकंड है मेरे पास जो है वो है 2x माइनस वाई डेट इज इक्वल टू 6, ये सेकंड इक्वेशन है। अब मैं y प्लस में और ये नीचे y माइनस में है, तो मैं सिंपल जो है उसको क्या करता हूँ, मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। ऐड करता हूँ किस किस को, 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करो तो आपके पास ये y वाली वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी, और ये 1x और ये 2x आपके पास आ जाएगा जी 3x दैट इज इक्वल टू 72 में 6 ऐड करेंगे तो आपके पास 78 आ जाएगा। और ये 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो 78 डिवाइडेड बाई 2, और x की वैल्यू आपके पास आ गई 26। अच्छा, अब देखें आखिरी जो स्टेप इसके अंदर, इस वक्त ये जो x है, x हमने किसकी वैल्यू ली हुई है, x इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन दैट इज इक्वल टू 26 ईयर्स। ये प्रेजेंट एज उसकी एक्स आई है और एक्स जो है वो आपका 26 है,
क्योंकि आपने एक्स जो है वो प्रेजेंट एज जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है, लेट किया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है व्हाट वाज द सन्स एज 6 years अगो। तो 6 years अगो हम निकालते हैं, 6 years अगो एज ऑफ सन, एज ऑफ सन। तो 6 साल पहले कितनी हो जाएगी, जो प्रेजेंट एज है उसमें से आपने 6 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपके पास क्या एज आ जाती है, 20। तो 20 years जो है वो सन की एज है, कितने, 6 साल पहले। ये क्वेश्चन हमारा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है। उससे पहले ये छोटा सा कंसेप्ट जो है वो हम पहले क्लियर कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, अब जब भी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारे होती हैं तो उसमें क्या होता है, बाद सूरतों में आपको प्रॉफिट मिलता है, बाद सूरतों में आपको लॉस। अब प्रॉफिट कैसे होगा कि आप कोई चीज़ जो है वो परचेज करते हैं और उसको उससे हायर प्राइस के ऊपर बेचते हैं, तो उस सूरत में आपको क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है। और बाद ऐसी सूरतें होती हैं कि जिसमें आपने कुछ चीज़ खरीदी होती है, लेकिन जब आप उसको सेल करते हैं तो वो उससे लोअर प्राइस के ऊपर बेचेंगे, तो सूरत में क्या होगा, आपको लॉस होगा। तो जो कॉस्ट प्राइस है उसको जो है वो हम सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेलिंग प्राइस है उसको हम एसपी से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रॉफिट को जो है वो पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर तो आप किसी चीज को उसकी कॉस्ट प्राइस से हायर प्राइस के ऊपर बेचेंगे तो उस सूरत में क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, या पी इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अच्छा, सेकंड इसमें आ जाता है जी, प्रॉफिट परसेंटेज आपने निकालनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज जब भी आपने निकालनी है तो आपने हमेशा न्यूमरेटर में प्रॉफिट को रखना है और नीचे आपकी कॉस्ट प्राइस होती है, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्रॉफिट हमेशा जो है वो परसेंटेज में होता है, तो आपने उसके साथ जो है परसेंटेज का साइन जो है वो जरूरी लगाना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी सूरत क्या होती है कि जब आपकी कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा हो लेकिन आपकी सेलिंग प्राइस कम हो, तो उस सूरत में आपको क्या होगा, आपको लॉस होगा। और लॉस का फार्मूला आपके पास सीपी माइनस एसपी है, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसमें भी आपने जब परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो आपने लॉस को ऊपर रखना है और हमेशा कॉस्ट प्राइस जो है वो नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100%। अच्छा, ये तो उस सूरत में है कि जब आपको कोई कंडीशन ना दी हुई हो क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आपकी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो है हमेशा इसी तरह होता है। लेकिन बाद ऐसे भी केसेस होते हैं कि जिसमें प्रॉफिट और लॉस जो है उसको एक्सप्रेस कर दिया जाता है परसेंटेज में, कि आप इसको सेलिंग के हवाले के हिसाब से जो आपने फाइंड करना है। तो उस सूरत में क्या होगा कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज, यानी जब आपके क्वेश्चन में ये कंडीशन दी हुई हो कि आपने इसका प्रॉफिट या लॉस जो है वो सेलिंग प्राइस जो है उसके हिसाब से निकालना है, तो फिर आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय यहाँ सेलिंग प्राइस एसपी जो है वो आ जाती है। इसी तरह जो आप लॉस निकालेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर में एसपी की वैल्यू आ जाती है। ये उस सूरत में है कि जब आपको वो कंडीशन दी हो। अगर वो कंडीशन नहीं दी जाती तो फिर आपका जो जर्नल फार्मूला वो यही होगा कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, और इसी तरह लॉस में लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये यही फार्मूला जो है वो यूज होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है उसमें क्या है कि ये मेरा सेल्स अ टॉय फॉर ₹1520, यानी इस प्राइस के ऊपर जो है वो एक्चुअली ये खरीद रही है, वो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, वो सेलिंग शायद गलती से लिखा हुआ है। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस टू गेट अ 15% प्रॉफिट। यानी एक तो ये वैल्यू, एक सेलिंग प्राइस, और ये जो दी हुई है ये आपकी कॉस्ट प्राइस है। तो हम इसको लिखते हैं जी कॉस्ट प्राइस। ये है जी आपके पास ₹1520। अच्छा, दूसरी क्या दी हुई है, सेलिंग प्राइस आपने फाइंड करनी है। ये प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है जी, प्रॉफिट डेट इज इक्वल टू 15%। अब 15% प्रॉफिट किसके ऊपर होता है हमेशा, वो हमेशा आपकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। और फाइंड क्या करना है हमने, सेलिंग प्राइस जो है वो, सेलिंग प्राइस ये हमने फाइंड करनी है। इसको हम जो है वो अननोन कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं, और प्रॉफिट का फार्मूला ये है कि प्रॉफिट जब भी आपने फाइंड करना है, उसने कहा जी 15% प्रॉफिट है। अब 15% किसका प्रॉफिट होगा, 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस।
तो आपका हमेशा प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। तो जब हम प्रॉफिट को सॉल्व करेंगे 15% का मतलब क्या होता है 15 मल्टीप्लाई बाई 100। जब भी परसेंटेज का साइन होगा ऑफ जो है इसको हम मल्टीप्लाई हमेशा कहते हैं और कॉस्ट प्राइस आपके पास जो है वो है जी ₹1520। अच्छा अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 15 मल्टीप्लाई बाई 1520 और डिवाइडेड बाई 100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट जो है वो आ जाता है जी ₹228। ये तो प्रॉफिट आ गया। अब सिंपल हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है तो फार्मूला हमारे पास क्या है जी, प्रॉफिट का फार्मूला है जी प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब यहां से हमने फाइंड क्या करना है, आपने एसपी फाइंड करना है तो एसपी को हम इसी साइड पे रहने देते हैं और कॉस्ट प्राइस को जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो उस साइड पे जाके आपका प्रॉफिट प्लस सीपी, ठीक है। तो यहां से आप आर आपका एसपी जो है वो इक्वल हो जाएगा। हम प्रॉफिट की वैल्यू लगाते हैं, प्रॉफिट आपके पास है जी ₹228 और कॉस्ट प्राइस आपके पास है जी 1520। अब दोनों वैल्यूज को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 1748। दैट विल बी द सेल प्राइस ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। The annual income of Tayyab is ₹960,000 while the exempted amount is ₹130,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर तीन चीजें दी हुई हैं। एक तो एनुअल इनकम दी हुई है तैयब की, दूसरा उसमें एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो दी हुई है और तीसरी जो है उसमें रेट दिया हुआ है कि आपने जो टैक्स है वो किस रेट के ऊपर जो है वो। ये तीनों चीजें हम पहले लिखते हैं जी। एनुअल इनकम ऑफ तैयब, एनुअल इनकम ऑफ तैयब दैट इज इक्वल टू ₹960,000। अच्छा दूसरी चीज दी हुई है जी एग्जेम्प्टेड अमाउंट। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट दैट इज इक्वल टू ₹130,000। अच्छा तीसरा दिया हुआ है जी रेट, टैक्स रेट, टैक्स रेट दैट इज इक्वल टू 0.75%। ये तीन चीजें दी हुई हैं और हमने टैक्स फाइंड करना है। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास जो एनुअल इनकम है वो तो दी हुई है लेकिन साथ ही गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्टेड की हुआ है। एग्जेम्प्टेड का मतलब ये है कि आपकी इतनी अमाउंट तक अगर आपके पास इनकम हो तो उसके ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तैयब के पास जो टोटल इनकम है उसमें से जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है उसको हम जो है वो सबट्रैक्ट कर लेंगे। सबट्रैक्ट करने के बाद बाकी जो उसके पास जो है वो इनकम आएगी उसके ऊपर जो है वो उसने ये 0.75% के हिसाब से आप उसने टैक्स देना है। तो हम पहले जो है वो टैक्सेबल अमाउंट जो है वो निकालते हैं। टैक्सेबल, हम इसको टैक्सेबल अमाउंट भी कह सकते हैं या हम इसको लिख सकते हैं कि रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट। अच्छा अब वो रिमेनिंग अमाउंट हम जो है वो टोटल उसकी जो इनकम है उसमें से वो है टोटल इनकम आपके पास 960,000 माइनस 130,000 यानी टोटल उसकी जो एनुअल इनकम है उसमें से जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है उसको मैंने सबट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई जी 8। इसको कैलकुलेटर से आप चेक कर लेनी है
ट्रिपल, ये हमारे पास जो है रिमेनिंग अमाउंट है। रिमेनिंग अमाउंट से मुराद क्या है, ये टैक्सेबल अमाउंट है कि जिसके ऊपर जो है वो टैक्स देना है। तो हम निकाल लेते हैं टैक्स। टैक्स क्या होगा, टैक्स हमारा है जी, टैक्स इज इक्वल टू 0.75%, यानी ये टैक्स है किसके ऊपर है, ऑफ ₹830, यानी ये जो अमाउंट है उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट है या टैक्सेबल अमाउंट है उसका 0.75% जो है वो टैक्स है। अब इसको हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाए जो टैक्स है दैट विल बी इक्वल टू 0.75, इसको मैं लिखूंगा तो ये आ जाए 0.75। और जो मैंने बताया पिछले क्वेश्चन के अंदर, जब परसेंटेज का साइन हो तो हम क्या कर सकते हैं, उस डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं। और मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे करना है आपने, 830,000। ये हमारे पास जो है वो एक जो है वो, अब हम इस डेसिमल पॉइंट को यहां से अगर मूव करें, ये वाला रिमूव करेंगे तो उसकी जगह, डेसिमल पॉइंट की जगह आपने 1 लिख दिया और 2 डिजिट्स राइट साइड पे है तो 2 आपने 0 लगा दिए नीचे। अब देखें ये 20 ये है और 20 ये है, ये 40 जो है आपके 83 के साथ वाले जो है उससे हम जो है वो कैंसिल कर दिए। बाकी आपके पास वैल्यू क्या रह जाएगी, 75 मल्टीप्लाई बाई 83। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू ₹6225। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹375,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। अच्छा, इसमें कंपाउंड मार्कअप आपने फाइंड करना है। कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है जी, A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R परसेंटेज और होल पावर n। अच्छा, इसमें ये जो आपकी A है डेट इज कॉल्ड द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। इसमें P जो है डेट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट या इसको इनिशियल अमाउंट भी कहते हैं। R जो है आपका डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, एंड N is equal to number of years, number of years। अच्छा, अब देखें हमारे क्वेश्चन के अंदर जो है एक तो ये प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है जिसके ऊपर हमने जो इनिशियल अमाउंट है जिसके ऊपर हमने जो है वो कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है, और ईयर्स जो है वो 1 ईयर दिया हुआ है और रेट हमारे पास जो है वो 14% दिया हुआ है। ये तमाम वैल्यू जो है वो हम इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास जो है ए जो है वो डेट विल बी इक्वल टू 375,000 ब्रैकेट 1 प्लस 14% डिवाइड पावर जो है वो आपकी 1 आ जाएगी, इक्वल टू 375,000 ब्रैकेट 1 प्लस, अच्छा 14% है तो परसेंट जब भी हो तो उससे पे डिवाइड कर देते हैं उसको, 14% मीन 14/100। अच्छा, अब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 375,000 और 1 प्लस 14 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.14 वैल्यू आ जाएगी। अब ब्रैकेट की वैल्यू जो है उसको हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 1.14। अच्छा, 1.14 को जब हम इस होल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 4275000 जी। अच्छा, ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई है। अच्छा, अब हमने सिर्फ कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है तो कंपाउंड मार्क देयरफॉर कंपाउंड
मार्कअप जो है वो आपके पास आ जाएगा जी। आपके पास जो टोटल वैल्यू है और उसमें से जो इनिशियल वैल्यू हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो कंपाउंड मार्कअप आ जाएगा। तो हम जो 427500 माइनस जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 375000। अच्छा, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाती है जी ₹525000। ये हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन का जो है कंपाउंड मार्कअप जो है वो आ जाता है।